नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं स्वागत चित्रांग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में कौन कौन से बिंदु बदले हुए हैं या राजस्थान के नए भूगोल के अंदर क्या क्या सम्मिलित है, उन सभी की चर्चा हम करेंगे। और आज से हम राजस्थान के नए भूगोल को प्रारंभ करने जा रहे हैं। कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, हम जीरो से लेकर के आपके उच्च लेवल तक या जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक ले जाना प्रारंभ करेंगे। तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। तो आप सभी ध्यान दें, आज से हम राजस्थान की ज्योग्राफी का अध्ययन करने जा रहे हैं और हम पहले बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक ये करेंगे। मैं इसके बता दूं आपके लिए कि ये सभी के राजस्थान के अंदर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं राजस्थान के, उन सभी के अंदर समान रूप से उपयोगी होने वाली है। और या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, जहाँ राजस्थान ज्योग्राफी लगती है आपके, उन सभी के ये महत्वपूर्ण उपयोगी होगी। जैसे मैं बात कर लेता हूँ, अभी हाल ही में जो आपके रीट मेंस है, रीट मेंस में, रीट प्री में, रीट प्री में, ठीक। आगे आपके पशु परिचर जो भर्तियाँ अभी हैं उनके बारे में ही बता रहा हूँ मैं। पशु परिचर आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। और मैं जहाँ तक कहूँ राजस्थान के ऑल एग्ज़ाम्स जिनके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी लगती है, उन सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाली है। इसके अंदर हम इन सभी का विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर के। राजस्थान की उत्पत्ति तो आप सभी लिख भी सकते हो। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ठीक। तो पहला ही टॉपिक है हमारा राजस्थान की उत्पत्ति को लेकर के, ठीक है। और राजस्थान की उत्पत्ति के अंदर हम पहले ये देखेंगे कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप के अंदर कैसे आया था और कौन सा भाग किसका दिखाई देता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, किसकी, संपूर्ण पृथ्वी। और संपूर्ण पृथ्वी पर जो पहला महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वो आपके अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो आप लिख सकते हो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अल्फ्रेड वेगनर ने जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था तो जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है इसको दो ही भागों में बांट रखा था। कैसे, जैसे मैं बात करूं, पहले तो आपका स्थलखंड और दूसरा जल, स्थल भाग और जल भाग, ठीक। स्थल भाग तो उन्होंने कहा था पेंजिया, क्या कहा था, पेंजिया। और आपके जो जल भाग है उसको कहा था पैंथालासा, क्या कहा था, पैंथालासा, ठीक। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे इसके अंदर जल भरा हुआ है, ठीक। तो इस वाले संपूर्ण जलीय भाग को तो क्या नाम दे दिया उन्होंने, पैंथालासा का नाम दे दिया। और जो आपका स्थल भाग था, स्थल भाग को नाम दे दिया पेंजिया का, ठीक है ना। इतना यहाँ तक क्लियर रखना, स्थल भाग पेंजिया और आपका जल भाग है पैंथालासा। और इसकी थ्योरी देने वाले कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर। फिर उन्होंने क्या किया, इस स्थल भाग के दो टुकड़े कर देते हैं, या पहले आप लिख सकते हो पेंजिया, पेंजिया में लिखना है आपको, वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम, ठीक है ना। वेगनर के अनुसार संपूर्ण ठीक, संपूर्ण स्थलखंड को पेंजिया नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, पेंजिया नाम दिया। सेकंड लिखना आप पैंथालासा,
पैंथालासा में आपको याद रखना है क्या, वैगनर ने संपूर्ण जलीय भाग को या संपूर्ण जलीय भाग को पैंथालासा कहा था। यहां तक समझ में आ गया सबके? ठीक, ना है समझ में, एक पृथ्वी बनाना, इधर स्थल खंड लिख लेना, ठीक है ना, स्थल, और इधर लिख लेना जल वाला भाग, और इसको लिख लेना आप पैंथालासा, और इसको लिख लेना पैंजिया। ठीक, पैंजिया। तो ये हो जाता है पैंजिया और पैंथालासा को। अब अल्फ्रेड वैगनर इस पैंजिया को भी दो पार्टों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं हम। इसको दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे हमने बात की थी अभी किसकी, पैंजिया की। पहले संपूर्ण पृथ्वी, ये स्थल खंड और ये जल खंड मान लिया हमने। ऐसे याद रख लेना तुम, ये स्थलीय भाग है, इसको कहा था पैंजिया, और फिर ये जलखंड है पैंथालासा। अब इन्होंने पैंजिया के दो भाग कर दिए, किसके, पैंजिया के, ठीक है ना। पैंजिया के अब दो भाग करते हैं, एक तो इधर वाला और दूसरा उत्तर वाला, एक उत्तर एक दक्षिण वाला। इसको तो कह दिया इन्होंने अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, ठीक है ना, और इसको कह दिया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है। और इसके बीच में जो भूसन्नति देखने को मिलती है, या इन दोनों के बीच में महासागर देखने को मिलता है, इसी को बोल दिया तैतीस सागर। क्या बोल दिया, तैतीस सागर। ठीक, तो आपके पैंजिया दो भागों में विभक्त हो जाता है आपका, एक तो कौन सा, अंगारा लैंड, और दूसरा गोंडवाना लैंड, और इनके दोनों के बीच में कौन होता है, तैतीस सागर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिखेंगे पैंजिया और पैंथालासा को, तो लिख ही लिया आपने। अब लिखना है आपको किसको, अंगारा लैंड को। अंगारा लैंड, ठीक। अंगारा लैंड में लिखना है स्थल खंड का उत्तरी भाग, उत्तरी भाग को अंगारा लैंड, ठीक, कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखना क्या, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक। स्थल खंड के दक्षिणी भाग को दक्षिण भाग को क्या कह देते हैं, तो हम गोंडवाना लैंड, ठीक। कहते हैं, ठीक है। तीसरा आपका तैतीस सागर, तैतीस सागर, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य, गोंडवाना लैंड के मध्य स्थित भाग को के बीच के भाग को, ठीक, बीच के भाग को क्या कह देते हैं, तैतीस सागर, तैतीस सागर। लिख लिया सबने? तो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बात करते हैं इनको लेकर के कि हमारे राजस्थान के सापेक्ष में अंगारा लैंड का कौन सा भाग दिखाई देता है, गोंडवाना लैंड का कौन सा क्षेत्र दिखाई देता है। तो चलिए
हम राजस्थान का निर्माण करते हैं। राजस्थान का निर्माण। तो राजस्थान के निर्माण से संबंधित तुम्हें बस एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ का निर्माण हुआ था जी और टी से। किससे? गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। किससे? गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। अब जी के पार्ट कौन कौन से हैं और टी के पार्ट कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। पर नॉर्मली याद रखना आप किससे? जी टी से। तो फिर विभक्त करेंगे इसको हम, जी को इधर लेके जाएंगे गोंडवाना लैंड और इधर से तैतीस सागर टी। अब सिंपली याद रख सकते हो आप गोंडवाना लैंड, जैसे कि इसे बोलने में थोड़ा सा हार्डली फील हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। तो जो भी हमारे हार्ड क्षेत्र हैं वो सब किसके क्षेत्र होंगे? तो गोंडवाना लैंड के। जैसे मैं बात करूं अरावली हमारी क्या है? अरावली हार्ड है नहीं है, पर्वत है, तो वो हार्ड है, तो मतलब किसका क्षेत्र है? आपके गोंडवाना लैंड का। सेकंड बात करूं दक्षिण पूर्वी पठार, ये भी हार्ड है या नहीं है? तो ये दोनों क्षेत्र किसके हो जाएंगे? तो ये आपके गोंडवाना लैंड के। इधर बात करें तैतीस सागर में, मरुस्थल है अपना और दूसरे मैदान। ठीक, मरुस्थल और मैदान के द्वारा क्या हो जाएगा? इनका निर्माण हो जाता है। मैदानों को हम पूर्वी मैदान के नाम से भी जानते हैं और इसको मरुस्थल को हम पश्चिमी मरुस्थल या थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना राजस्थान के निर्माण के सापेक्ष में राजस्थान में गोंडवाना लैंड के हमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक अरावली, दूसरा दक्षिण पूर्वी पठार, जिसे ही हम आड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं। भाई हम तैतीस सागर की बात करें, मरुस्थल और मैदान देखने को मिलते हैं। चलिए लिखें इनको। राजस्थान का निर्माण जी और टी से हुआ है, ठीक है ना, दोनों के देखने को मिलते हैं। सबसे पहले लिखना आप गोंडवाना लैंड के क्षेत्र। गोंडवाना लैंड के, ठीक है ना। तो इसमें आपको याद रखना एक तो क्या? अरावली और दूसरा याद रखना है दक्षिण पूर्वी पठार। ठीक, सेकंड याद रखना है आपको कौस का? तैतीस सागर के अवशेष। और तैतीस सागर के अवशेष आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? एक तो आपको देखने को मिलेगा मरुस्थल और दूसरा देखने को मिलेगा आपका कौन सा? मैदान। ठीक, तो ये किसके देखने को मिल जाते हैं? तैतीस सागर के हमें देखने को मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा मैपिंग के थ्रू समझें इसको। ये हमने मान लिया राजस्थान का मैप है, ठीक है ना। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा, तो आपके मरुस्थल, जैसे यहाँ से हमने अरावली बेल्ट को निकाल दिया, ठीक, तो ये वाला कौन सा क्षेत्र हो गया हमारा? मरुस्थल। मरुस्थल, इधर अरावली और इधर मैदान, और ये वाले एरिया में पठार। ठीक, या इसी को हम दक्षिण पूर्वी पठार कहते हैं। तो अब बताएंगे आप सभी ये किसका भाग है? जी या टी का? तो किसका भाग है? टी का। अरावली की बात करते हैं, किसका भाग है? तो ये जी का, यानी गोंडवाना लैंड। याद रखना जी फॉर गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, और आपके टी फॉर तैतीस सागर। ठीक है, तो मरुस्थल आपका किसका हो गया? तैतीस सागर का। अरावली गोंडवाना लैंड का। मैदान की बात करें किसका हो गया? तैतीस सागर का। और पठार किसका हो गया? गोंडवाना लैंड का। तो ये राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चंस भी यही पूछे जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चंस की बात करूं, राजस्थान का मरुस्थल हमें किसका अवशेष देखने को मिलता है? गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर या
ए बी दोनों का या डी इनमें से कोई नहीं, तब हमारा क्या आंसर होगा, तैतीस सागर का। उसी प्रकार से किसी भी मैदानी भूभाग को देकर के आपसे पूछ सकता है कि कौन सा किसका अवशेष देखने को मिलता है, ठीक है ना। बिल्कुल, जब हम मैदानों की भी बात करते हैं तो मैदान जो गंगा के मैदान है, गंगा के मैदान का भाग है, किसका है, गंगा के मैदान का भाग। हाँ, एक और क्वेश्चन याद रखना, गंगा के मैदान का भाग तो है ही सही। अब यहाँ से एक और पूछ लेता है कि इनमें से सबसे नवीन कौन सा है और सबसे पुराना कौन सा है। तो सबसे प्राचीन जो स्थल खंड है हमारे यहाँ पर, देखना, प्राचीन स्थल खंड, सबसे प्राचीन भूभाग, सबसे प्राचीन भूभाग है वो कौन सा देखने को मिलता है हमें, अरावली। कौन सा, अरावली। और सबसे नवीन भूभाग, नवीन भूभाग तो वो कौन सा है, मैदान। ठीक, तो सबसे प्राचीन पूछे तो कौन सा हो जाएगा, अरावली, और सबसे नवीन पूछे तो मैदान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वापस से दोहरा लो क्या क्या पढ़ के आए थे अभी तक, ठीक, चलो दोहराएंगे। सबसे पहले हमने बात की थी आपके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर की, दो भाग बताए थे, स्थल खंड और दूसरा जलीय भाग। स्थल वाले को तो नाम क्या दिया था, पेंजिया, ठीक, इसको क्या नाम दिया था, पेंथालासा। पेंजिया के फिर दो टुकड़े किए थे, कौन कौन से, आपका एक तो किया था अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और दूसरा किया था कौन सा, गोंडवाना लैंड, ठीक है, कौन सा किया, गोंडवाना लैंड। आगे किया हमारा, आगे की बात करूं मैं, आगे इसके बीच में देखने को मिलता है हमें भूसन्नति, जिसे को हम क्या बोल देते हैं, तैतीस सागर, क्या बोल देते हैं, तैतीस सागर, ठीक। तो इन दोनों के मध्य हमें तैतीस सागर दिखाई देता है। फिर हमने बात की थी राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान का निर्माण हुआ तो किससे हुआ था, जी और टी से, यानी गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से। गोंडवाना लैंड के हमने इससे देखे थे, कौन कौन से थे आपके, गोंडवाना लैंड के तो कौन सा था, अरावली प्लस पठार, ठीक। और इधर की बात करूं तो इसके कौन से थे, मरुस्थल और मैदान, मरुस्थल और मैदान, ठीक, मरुस्थल और मैदान इसके भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर इनमें से भी हमने बात किया था, क्या देखा था, इनमें से देखा था कि इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है, तो अरावली क्या है, सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन, ठीक। और सबसे नवीन की बात करें तो कौन सा है, मैदान, सबसे नवीन कौन सा है, तो सबसे नवीन है आपका मैदान, ठीक। तो ये पढ़ा था हमने आज राजस्थान के अंदर। तो ये हमारी उत्पत्ति को लेकर के जो फैक्ट थे, जो क्वेश्चंस थे, उनके बारे में बात की। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।